गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सबके सब? मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है क्या? जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको वीडियो दिखाई पड़ रही है, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्या हालचाल बच्चा बाड़ी, कैसे हो सबके सब? उदय बैच के माय डियर MLT-2s के क्या हाल चाल? जल्दी से बता दो, जल्दी से फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, वीडियो दिखाई पड़ रही है तो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। यस 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 यस, चलिए फायर इमोजी जल्दी से आगे इमोजी लगा दो, है ना? क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए बेटा, बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3। बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3। क्या बात है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस यस यस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। सभी का स्वागत है हमारे बैच में, जो कि उदय के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, ठीक है? और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि आप बच्चों के बीच में मशहूर है। इसमें कुछ कुछ चीजें आप लोग के लिए आती रहेंगी, आती ही रह रही हैं पहले भी, ठीक है? तो जरूर ज्वाइन कर लेना भाई इसको, ठीक है? सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यहां पर मिल जाएगा आपको। हाँ, तो कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ने का बेटा, कंप्लीट चैप्टर ही थोड़ी ना आज पढ़ देंगे हम, है ना भाई? कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हटाओ इसको। क्या लिखा हुआ है? कुछ भी लिखा रहता है, हटाओ। कंप्लीट चैप्टर नहीं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के टॉपिक सुन लो भाई। आज का टॉपिक है, एक तो हम पढ़ेंगे अलजबरा, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे अलजबरा। दूसरा हम पढ़ेंगे एपीजीपी, ठीक है? ज्यादा नहीं, जितना जितना यूज होगा उतना उतना पढ़ेंगे, ठीक है? तीसरा हम पढ़ेंगे लॉग, जिसको लोगैरिथम कहते हैं प्यार से, ठीक है? बस ये 3 टॉपिक हमारे आज के रहेंगे, ठीक है? थोड़ा सा टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ है, पिछला वाला, जिसमें बस आइडेंटिटीज मैंने आपको बतानी है। तो वो जो टॉपिक आपका छोटा सा बचा हुआ है वो बता करके मैं फिर सीधा अलजबरा पर आऊंगा। अलजबरा में भी मुझे क्या बताना है? अलजबरा में भी बस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको जानना है। एपी और जीपी, एपी आपने पढ़ा हुआ है, जीपी आपने नहीं पढ़ा है, तो एपी जीपी एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? फिर लॉग, ठीक है? लॉग मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना काम आएगा। फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, दोनों में काम आता है। ठीक, डन? ठीक, डन। शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, होमवर्क भी बेटा, होमवर्क भी कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? अभी के लिए चैट बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीट फोकस करें सवालों पर जो कि आने वाले हैं, टॉपिक्स जो कि आने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले बेटा होमवर्क पर चल लेते हैं हम लोग, ठीक है? होमवर्क मैंने आपको क्या दिया था? व्हाट वाज द होमवर्क? क्या था होमवर्क? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज की बात हो रही थी भाई, है ना? ठीक है, एक तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? यही होमवर्क था ना? एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, जहां तक मुझे ध्यान है। वेट, हाँ बिल्कुल, एक तो ये होमवर्क दिया था और एक ये होमवर्क था, ये वाला, है ना? ये 2 होमवर्क के स्लाइड थी, बस यही आपको दी गई थी, ठीक है? तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपसे पहले पूछता हूं कि साइन 300 सॉल्व कैसे करोगे आप? हाउ टू सॉल्व साइन 300? देखो, 300 को आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे, साइन 360 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप दूसरा क्या लिख सकते हो? आप 270 में भी प्लस 30 कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, 270 में आप 30 जोड़ दो तो भी 300 आ जाएगा, है ना? और 360 में से 60 माइनस कर दो तो भी आंसर 300 ही आएगा, ठीक है? तो आप दोनों तरीकों से करके देख लो। पहले मुझे बताओ, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 300 नाम का 300 डिग्री वाला क्वाड्रेंट कौन सा होएगा? तो भाई 360 में से 60 गए तो 360 ऐसे होता है, उसमें से 60 कम हो गए, या 270 ऐसे होता है, उसमें 30 ज्यादा हो गए। ये हैं दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट के ही, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन प्रधान नहीं होता, कॉस और सेक प्रधान होते हैं, है कि नहीं? कॉस और सेक का बोलबाला होता है, उनका दम चलता है वहां पर, ठीक है? तो साइन के लिए तो दम चलेगा नहीं, साइन के लिए दम नहीं चलेगा तो आपको माइनस का साइन लगाना है ना?
कॉस के लिए ध्यान करो, प्लस प्लस लगता अगर यहां कॉस होता तो, लेकिन कॉस नहीं है, साइन है तो माइनस माइनस आएगा। खैर 360 की शक्ल देख करके चेंज बोलने का मन करता है कि नो चेंज बोलने का मन करता है? सर 360 की शक्ल देख करके नो चेंज बोलने का मन करता है ना? चेंज होता है सिर्फ ऐसे 90 to 70 के हिसाब से चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं होता। हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होता, वर्टिकली चेंज होती हैं चीजें। जैसे मिरर है ना, मिरर की इमेज बनती है ऐसे करके, मैंने याद किया था अपने टाइम पे जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। ठीक है, तो 360 में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप इसको एज इट इज लिख दोगे sin 60, खत्म। ठीक, और 270 की शक्ल देख करके आपका मन करेगा बोलने का चेंज, तो साइन चेंज होता है कॉस में, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस का 30 डिग्री आ जाएगा, है ना? एक बार बताओ साइन 60 डिग्री क्या होता है? सिर्फ साइन 60 बताना क्या होता है। वट इज साइन 60? सर साइन 60 इज √3/2। और कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2। दोनों के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी दोनों एक ही है। आप जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। 315 के साथ क्या करोगे? 315 के साथ क्या करोगे? कैसे आएगा 315? देख, एक ही कर रहा हूं मैं, दो दो करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने एक आपको करके दिखा दिया कि दो तरीके से हो सकता है ना? ये मैं दो तरीके से नहीं करने वाला, ये अब तुम जांचोगे कैसे दो तरीके से होता है। ठीक है, मैं 315 को लेकर के आता हूं, साइन 270 में कितना जोड़ूं? बोलो भाई, 270 में कितना जोड़े कि 15 आ जाए, 315 आ जाए? कितना जोड़े? 45 जोड़ना पड़ेगा आपको, 45 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? है ना? 270 में 45 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। 270 की शक्ल देख करके मन बोलता है चेंज का या नहीं? हाँ सर, चेंज का मन बोलता है। चेंज का मन बोलता है तो साइन पहली बात तो कॉस में आ जाएगा, एंगल एज इट इज आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, साइन का बोलबाला फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो नेगेटिव साइन लगना जरूरी है, तो नेगेटिव कॉस 45 डिग्री 1/√2। डन है? इस पर आ जाओ। 330 की बात करो, क्या tan 330 को 360 - 30 ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? 360 - 30 लिख सकते हैं क्या? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही है 330, tan चौथे क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो ये प्रधानी चलती है कॉस और उसके भाई सेक की, है ना? tan की नहीं चलती, तो इसलिए माइनस का साइन तो आना है ही है। और 360 देख करके क्या बोलने का मन कर रहा है? चेंज के नो चेंज? सर नो चेंज। नो चेंज तो tan 30 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, और tan 30 डिग्री जब आप लिखते हो तो इट इज 1/√3, तो -1/√3 इज द आंसर। अगर तीनों आंसर मैच कर गए हैं बेटा, है ना, आप लोग के होमवर्क से, तो एक बार फायर इमोजी जरूर लगा देना। ठीक है, अगर आपके तीनों आंसर मैच कर गए हैं तो फायर इमोजी जरूर लगा दें, फायर इमोजी जरूर लगा दें। दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, दिल को 1000 बार टोका टोका टोका, है हवाओं का झोंका झोंका झोंका। कर गए? कौन सा मैच नहीं हुआ? अरे अच्छा, कॉस है यहां पे, शोरी बेटा शोरी, बाकी तो मैच हो गए, है ना? ये कॉस है, कॉस के लिए प्लस आएगा भाई, है ना? और 270 देखोगे तो चेंज भी करना पड़ेगा, माने ये साइन हो जाएगा, माने ये साइन हो जाएगा, है ना? तो प्लस 1/√2 आएगा। डन डन, ठीक है ना? मैं मिस कर गया था, यहां कॉस है, इधर मैंने साइन लिख लिया था गलती से। ठीक है, डन है। अब बता दो एक बार जल्दी से, फायर इमोजी जल्दी, फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फिर दूसरे होमवर्क पे भी चलना है भाई, है ना? अब तो ठीक, चलिए बढ़िया, अब ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई? cos 330 को कैसे सॉल्व करते हैं? सर cos 330 को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अच्छा आसान होता है। 360 में से 30 माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 360 में से 30 जाएगा तो 330 आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। 360 की शक्ल देख करके चेंज बोलने का मन कर रहा है कि नो चेंज? सर नो चेंज, तो नो चेंज तो कॉस का तो कॉस ही आएगा और 30 डिग्री आएगा, है ना? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो बस प्लस ही है तो। और कॉस 30 कितना होता है बेटा? प्लस का कॉस 30। ओह अच्छा, बहुत तेज, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। कॉस 30 ही साइन 60 है भाई, है ना?
जो cos 30 की वैल्यू होती है विच इज √3/2 है ना, वही sin 60 की भी वैल्यू होती है √3/2, सो द आंसर इज 4। ये आंसर 4 है, ठीक है ना। कोई मैच नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं कि वो आंसर नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर नहीं है, ठीक है, ठीक है, हाँ, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वैल्यूज मैच करवानी है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ती है, कई कई जगहों पर ऐसा होता है, ठीक है। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरियन या ट्रिग्नोमेट्रिक एक ही बात है, आइडेंटिटीज देख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर? ये 1 के बराबर होता है। पढ़ा था 10th में, पढ़ा था 10th में, पढ़ा था सर, पढ़ा था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? याद करो, याद करो, 10th में पढ़ा हुआ है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। मैं बस आपको याद दिलवा रहा हूं, ये यादों की बारात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी सुना होगा आपने, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। याद आ रही है? लिखते भी जाना, लिखते भी जाना, साथ साथ याद आती जाए तो लिखते भी जाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी देख लो इस मारे, इस मारे एक सवाल भी देख लो। सर या तो मैथ आ गई सर, 10th क्लास की मैथ आ गई। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 क्या बनेगा? सोचो 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 सोचो। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 क्या बनेगा? देख, इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं बनेगा भाई, ऐसे कुछ नहीं बनेगा। इसको चेंज, कोई बोल दे भाई उसको, कोई बोल दे साइन स्क्वायर 90 बनेगा, हिले ले तू। अलग अलग है ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इकट्ठा थोड़ी जोड़ दोगे दोनों को कि साइन स्क्वायर 90 बना दो सर, है ना, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? सुनो, एक तो साइन स्क्वायर 40 है, हां बिल्कुल है, प्लस जो साइन स्क्वायर 50 है, आप साइन स्क्वायर 50 को कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। याद आया अभी जो किया था हमने? बेटा साइन 50 को कॉस 40 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 50 40 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों। याद करो, ये प्रॉपर्टी याद करो, साइन 50 कॉस 40 के बराबर है। तो आपने साइन 50 को कॉस 40 और स्क्वायर तो है ही है। अब देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आंसर इसका 1 है, आंसर इसका 1 है। ठीक ठीक, कर पाओगे ऐसे सवाल? ऐसे सवाल आ गए तो पंगा तो नहीं होगा, पंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आओ कुछ 11th की मैथ्स की आइडेंटिटीज आपके सामने रखता हूं। ये आप 10th में नहीं पढ़ते हो, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को आप 10वीं में नहीं पढ़ते हो, और मैं आपको याद करवा दूंगा, ये टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आप जब 11वीं क्लास का अलजेब्रा पढ़ते हो, 11वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा जब आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप जब पढ़ोगे, पीसीएम वालों से बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, या पीसीएमबी, यानी आप जब एम पढ़ोगे 11वीं कक्षा की, वहां पर ये आइडेंटिटीज आती हैं और रट्टा मारना ही पड़ता है, मतलब याद करनी ही पड़ती है, कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। एक आधे का प्रूफ भी करके कोई दिखा देगा तुमको मैथ वाला, तो भी क्या ही भला हो जाएगा। ठीक है, एक आधे का प्रूफ मान लो बबुआ ओपी ने कर भी दिया, तो तुम बबुआ ओपी बोल दोगे चैट के अंदर, तो उससे को भला तो होना नहीं। सीधी सीधी यूज होती है आइडेंटिटीज, ये किसी का प्रूफ एज सच सिलेबस में तो पूछा जाता नहीं है। हाँ, किसी को शौक है मैथ्स पढ़ने का तो वो सबके प्रूफ करे बैठ करके। एक संडे लगाओ, शौक है तो, अगर शौक से पढ़ाई कर रहे हो तो एक संडे लगाओ, सबका प्रूफ देखो, तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अदरवाइज आपको याद ही करनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज आपको याद ही करके आगे चलना पड़ता है। ठीक, तो मैं याद करवा देता हूं, सुन लो। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगी, बोल बोल के याद होती है, ऐसे याद नहीं होती, ठीक है। अगर साइन आया हुआ है, सुन, अगर साइन आया हुआ है, एक बात ध्यान रखना, अगर साइन आया हुआ है तो साइन कॉस कॉस साइन उल्टे कर देने, आपने उल्टे कर देने, साइन के साथ ए, कॉस के साथ बी, और फिर बीच में प्लस ही आएगा। यहां भी बीच में प्लस ही है। साइन के साथ साइन सेम रहता है, यह याद करने का तरीका है। क्या बोला मैंने? साइन के साथ साइन सेम रहता है। इधर देख, ए माइनस भी दिख रहा है ना, इधर भी माइनस है, देख। साइन के साथ साइन सेम रहेगा, कॉस के साथ उल्टा हो जाएगा। ये देख, चेक कर, कॉस के साथ चेक कर, यहां प्लस है, हां, यहां माइनस है, ओ माय गॉड, यहां माइनस है, हां, यहां प्लस है, ओ माय गॉड। आया समझ में? इस तरीके से याद होती है ये।
साइन ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो बीच में प्लस आना है, कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है तो बीच में प्लस नहीं आना है, बीच में माइनस आना है। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं आपको, एक डिफरेंस और सुनो। एक डिफरेंस ये है कि ठीक है, साइन ए प्लस बी आपने किया तो साइन ए कॉस बी, ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं। साइन में ऑल्टरनेट एंगल्स आते हैं, कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में साथ साथ आएंगे, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। ये तरीका याद करने का। इसको टैन को याद करने की जरूरत नहीं आपको, लिख दी है, वो लिख दी है क्योंकि मैथ की किताबों में लिखी रहती है, मैथ्स की किताबों में लिखी रहती है, इसलिए लिख दी है, आपको नहीं याद करनी है। फिजिक्स में कोई खास इस्तेमाल नहीं होता टैन वाली का। ठीक है, तो टैन की आप इतनी टेंशन ना लें, टैन की इतनी टेंशन मत लो। इन दोनों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये यूज होगी 11th क्लास में भी, ये यूज होगी 12वीं में भी, 11वीं 12वीं दोनों जगह पर आपको यूज होती दिख जाएगी। और मैं तब आपको दिखाऊंगा कि ये देखो तब पढ़ा था, याद करो, बेसिक मैथ के नोट्स खोलो, तब मैं बोलूंगा ये बात जब मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां पर भी ये लग रही होगी। ठीक है, तो भूलने का नहीं, ठीक है, याद रखने का, भूलने का नहीं। ठीक है, फिर से बोल के बताऊं, साइन के साथ साइन सेम और ऑल्टरनेट एंगल्स, साइन के साथ साइन सेम और ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉस के साथ ऑपोजिट साइन और साथ साथ वाले एंगल, कॉस कॉस साइन साइन। इधर देख, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इधर माइनस से इधर प्लस, इधर प्लस से इधर माइनस। यही तरीका याद करने का। आपको अगर कोई मैथ वाला भी याद करवाएगा ना तो भी ऐसे ही याद करवाएगा। ट्रिक ट्रिक जिसको आप बोलते हो, ट्रिक से याद करवा दो, तो वो यही है, ट्रिक यही है। ठीक है, चल मैं लिख के दिखाता हूं, इधर से लिख के दिखाता हूं। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं। साइन ए प्लस बी है तो क्या करते हैं, बीच में प्लस आता है, किसके, ऑल्टरनेट एंगल्स के, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक, साइन ए माइनस बी का क्या करना है सर, बीच में साइन आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। डन। मैंने भी ऐसे याद किया है तो मैं ऐसे याद करवाऊंगा, मेरे टीचरों ने मुझे जैसे याद करवाया मैंने वैसे याद किया है, तो मेरे जो गुरुओं ने सिखाया है वो मैं आगे सिखा रहा हूं अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को। ठीक है ना भाई, कॉस पे आ जा, कॉस ए प्लस बी दिखा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, किसके लिए, तो यहां पे साथ साथ एंगल आते हैं, ऑल्टरनेट नहीं आते। जैसे साइन कॉस नहीं आएगा, कॉस कॉस साइन साइन, पहले कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। ठीक, एक बार लिख के देख लो, बस जो मैंने तरीका आपको सिखाया उससे लिख के देख लो, भला भला फिजिक्स में भी हो जाएगा और मैथ्स में भी हो जाएगा, जिनके पास मैथ है, जिनको याद नहीं हो रही है तो मेरे तरीके से आप याद कर सकते हो। ए माइनस बी, बीच में प्लस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन आता है कॉस में। ठीक है, और बाकी ऐसा कैसा रहेगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। मैंने बिना देखे लिखा है, तो मुझे तो वैसे भी याद ही है, पर मैंने ट्रिक के साथ साथ आपको बताया है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, एक बार बता दो मुझे, क्योंकि बेटा फिजिक्स में जब ये यूज होगी ना, और फिर नहीं याद आई अगर, बहुत कुटाई करूंगा, बता रहा हूं, बहुत ज्यादा वर्चुअल कुटाई करूंगा, वर्चुअल कुटाई, समझ रहे हो ना, अगर तब याद नहीं आई तो। ठीक है, अभी के लिए जितना हो सके याद करने की कोशिश कर लो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, याद भी हो गया। आरडीएक्स फील भी आ गई, इसमें क्या आरडीएक्स फील थी भाई, फिजिक्स में आती है आरडीएक्स फील, मैथ में नहीं दिलाता हूं मैं आरडीएक्स फील, मैथ में बस मैं कुछ कुछ ट्रिक जो मैंने सीख रखी है अपने बचपन में वही सिखाता हूं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। और चैट बंद करनी जरूरी है बेटा, ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो कि फोकस पे होनी चाहिए, उसके लिए बीच बीच में चैट बंद ऑन बंद ऑन बंद ऑन, बंद ऑन ही तो ठीक है, हाँ बंद ऑन, बंद चालू बंद चालू बंद चालू कर रहा हूं। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें मिस आउट कर जाओगे आप, समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीजें चैट अगर चलेगी डिस्ट्रक्शन के मारे मिस आउट हो जाएंगी। इसलिए शांति से धैर्यपूर्वक किसी एक टॉपिक को सुनो, फिर मैं चैट ऑन कर ही देता हूं, फिर तो बात हम कर ही लेते हैं। ठीक है, आगे सुनो, यूज कैसे होगा ये जो भसड़ आपने सीखी ये कहां यूज होगी, तो यूज होती है यहां, साइन 75। साइन 75 सर ये तो कुछ नहीं होता, सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं जिंदगी में, हम तो साइन 0 जानते हैं, साइन 30 जानते हैं, साइन 45 जानते हैं, साइन 60 जानते हैं, साइन 90 जानते हैं। उसके बाद आपने 120 बता दिया, 135 बता दिया, 150 बता दिया, 180 बता दिया, उतना ही जानते हैं। सर ये 75 कहां से आ गया बीच में से उठ के, हाँ आ गया 75 आ गया। ठीक है, अब 75 के साथ क्या करोगे आप, अब आप 75 के साथ क्या करोगे, आप इसे लिखोगे साइन 45 डिग्री
प्लस 30 डिग्री। हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो, है ना। 75 को कैसे लिखेगा बेटा, 45 प्लस 30, तो ये साइन ए प्लस बी बन गई। ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई। क्या होता है साइन ए प्लस बी, व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन सेम आएगा, साइन का मतलब साइन सेम आएगा, ऑल्टरनेट एंगल आएंगे। तो पहले साइन ए यानी साइन 45 और कॉस 30, फिर कॉस 45 और फिर साइन 30। समझ रहे हो ना। जब तक आप लगा के नहीं देखोगे तब तक याद भी नहीं होगी। ये भी मैं आपको सच कड़वा वाला बता दूं, ये भी मैं आपको सच कड़वा वाला बता दूं कि याद भी नहीं होंगी। जब तक लगा के नहीं देखोगे तब तक मजा भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मजा लेने के लिए लगाना चाहिए, ठीक है। साइन 45 इज व्हाट, √2, 1/√2। और cos 30 क्या होता है बेटा, √3/2 प्लस cos 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 30 क्या होता है, हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपका जो भी है। वो साइन 75 है, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज साइन 75, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा। क्लियर हुआ है ना। फिर इसके बारे में घर पे सोचियो, ठीक है, होमवर्क कहते रहिए। इसके बारे में घर पे सोचना, साइन 15 की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप घर पे सोचे, इत्मीनान से बैठ के, शांति से बैठ के, है ना, और भरोसे के साथ। जरूर आपको कभी ना कभी इसका आंसर मिल ही जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा तो मैं होमवर्क करवा दूंगा, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें फिजिक्स में डबल एंगल और हाफ एंगल भी है। कुछ बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें डबल एंगल और हाफ एंगल भी है, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ आइडेंटिटीज यानी कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा दे रहा हूं। यूज जब होंगे तो आपको याद आने चाहिए, और याद नहीं आ रहे अगर तो पन्ने पलटने पड़ेंगे, दो ही चॉइस है। इसलिए सीखना तो पड़ेगा, एक बार तो जिंदगी में लिखना ही पड़ेगा, आप चाहे बायो के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है ना। मैथ वाला तो इसको करेगा ही, मैथ वाला तो इसको रटेगा, वो तो पिएगा इसको। मैथ वाला तो ये घोट के पिएगा। बायो वाले के लिए जरूरी है कि कॉपी में लिखा हुआ हो, क्योंकि जब जरूरत आ गई और फिर तुझे नहीं आता हुआ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और कहां जरूरत आएगी पता है, 4th चैप्टर में। यही बताता हूं आपको, 4th चैप्टर में सबसे पहली बार आपको दिखेगा डबल एंगल, उसके बाद आगे भी दिखता जाएगा, 12th में भी दिखेगा। डबल एंगल का क्या मतलब होता है सर? डबल एंगल का मतलब होता है बेटा थीटा को इंटू 2 किया हुआ है, 2 थीटा कर रखा है। और हाफ एंगल का मतलब होता है θ/2 किया हुआ है। यानी जो भी एंगल है, मान लो 60 डिग्री है, तो 60 को आधा कर दिया तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, है ना। और मान लो कि 60 डिग्री है तो उसको इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये कहानी है, इसको बोलते हैं डबल एंगल। जो भी तेरा थीटा है उसको दुगना कर और फिर साइन कॉस में पुट करना होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है अब, प्रूफ कुछ नहीं करवाऊंगा भाई, वो मेरा काम नहीं है प्रूफ करवाना, वो मैथ पढ़नी पड़ेगी आपको उसके लिए, ठीक है। प्रूफ नहीं करवा रहा मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, थीटा डबल कर दिया, डबल ऑफ थीटा है, साइन ऑफ डबल ऑफ थीटा, ठीक है। ये होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर कॉस थीटा कहां से आ गया, कहीं से भी आया हो, याद करना है आपको, क्योंकि मैं मैथ वाला नहीं हूं तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। मैं मैथ वाला नहीं हूं तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर साइन 2 थीटा में कॉस थीटा आ गया, बस आ गया, आता है, ठीक है। कुछ मैथ के जानकार बनना चाह रहे हो, अगर कुछ मैथ के जानकार अगर बनना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इट इज साइन थीटा प्लस थीटा। कुछ हुआ, मैथ के जानकार, मैथ्स एंथुजियास्ट्स के मन में लड्डू फूटा, थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। आइडेंटिटी लगाओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। अब समझ में आया कैसे आया कॉस थीटा, हटा दिया मैंने, मुझे जरूरत भी नहीं बताने की। मैं क्यों बताऊं, मेरे को जितना काम का उतना बताता हूं मैं, ठीक है। बाकी मैथ एंथुजियास्ट रिसर्च करें, ठीक है, और अगर मैथ एंथुजियास्ट नहीं हो तो याद करें, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और है कॉस 2 थीटा। पता क्या होता है, सोच सकते हो, वैसे ही है, वो भी वैसे ही है, कॉस 2 थीटा भी वैसे ही है। मैथ्स एंथुजियास्ट पकड़ लेंगे इस बात को। कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा, प्लस आता है बीच में तो उधर माइनस आता है, कॉस में याद कर, और फिर कॉस साइन, तो उसी से आया है उसी से आया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आराम से बैठना इस पर, अगर आप मैथ से इतना ही ज्यादा प्यार करते हो तो बैठना आराम से इसके साथ, ठीक है ना। एक संडे लगाओ,
एक संडे लगाओ और जानो इसके बारे में। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज नॉट सो कॉमन इन फिजिक्स। tan 2 थीटा इज नॉट सो कॉमन इन फिजिक्स। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहां से आया? छोड़ देना, छोड़ देना, ऐश करना यार तू, ठीक है। लिख दे रहा हूं, इसको मत याद करना, ठीक है। नो चांस, ठीक है। इसको मत याद करना अनटिल एंड अनलेस आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन ना कर रहे हो, तो फिर तो ये काम आएगा फिजिक्स में। मैथ्स में तो फिर आएगा ही आएगा, मैथ वाला तो इसको करेगा ही करेगा, है ना। अदरवाइज आप इन दोनों को यूज होता हुआ देख लोगे फिजिक्स में, ठीक है। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को फिजिक्स में यूज होता आप देख लेंगे, तो नोट कर ले प्लीज, ठीक है। नोट कर ले मालिक, ठीक है। और इसी से हाफ एंगल भी समझ लो, इसी से आप हाफ एंगल भी समझ सकते हो। जैसे इधर देख, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं हाफ एंगल के लिए। इसी आइडेंटिटी को ही आपने हाफ एंगल के लिए भी पढ़ना है, और इसी आइडेंटिटी को आपने हाफ एंगल के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। हाफ एंगलों का भी काम आता है फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जैसे वो साइन 2 थीटा लिखा हुआ ना, तो मैं इसको सिर्फ साइन थीटा लिखूंगा। हो गया हाफ एंगल, हो गया ना। अरे 2 थीटा का तो हाफ ही है ये, या नहीं? 2 थीटा का आधा ही तो है, हां आधा ही तो है, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, सेम टू सेम वही है। वो याद हो गया, समझ लो ये याद हो गया। वो याद हो गया, समझ लो याद हो गया। वहां जो डबल था वहां वो सिंगल है, यहां जो थीटा खुद पूरा साबुत था वहां वो आधा हो गया। आधे आधे हो गए दोनों, ये देखो यहां पूरे पूरे थे, वहां आधे आधे हो गए। क्या इस तरीके से आप cos 2 थीटा का cos थीटा बना सकते हो क्या? cos 2 थीटा का cos थीटा बना सकते हो क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। बस यही कुछ बची कुछ आइडेंटिटीज थी, ठीक है, जो कि समय रहते अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटीज बस इतनी ही है। एक छोटी सी चीज और सुन लो, एक छोटी चीज और सुन लो, ये काम आएगी आपको। इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कहां कहां काम आती है ये? 12th में ज्यादा काम है, 12th में ज्यादा काम है, 11th में इतना काम नहीं है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का 12th में बहुत धड़ल्ले से काम आएगा। कहां से शुरू हो जाएगा पता है? रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में भी आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा, दोनों में आएगा, और एक आधी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, यानी 12वीं के शुरुआत में भी आप इसको पढ़ोगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देख क्या होता है, बड़ी हैरानी वाली बात है ये वैसे, पर जितनी हैरानी वाली बात है उतनी खूबसूरत बात भी है, उतनी सुंदर बात भी है। आप साइन थीटा को, अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा सर कितना? कहते हैं 30 डिग्री से कम। सर 30 डिग्री से कम, ये तो काफी बड़ा एंगल है। 29 डिग्री, 28 डिग्री, 25 डिग्री, ये तो काफी बड़ा है। हाँ तो है, तो है, इसको स्मॉल एंगल ही बोलते हैं। 30 डिग्री से छोटा हो गया, 28 आ गया, 27 आ गया, 29 आ गया, 26 आ गया, 25 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1 डिग्री, ठीक है। तो आप साइन थीटा अगर बहुत छोटा है तो आप इसको सिर्फ थीटा कह सकते हो, सिर्फ थीटा कह सकते हो। क्या मतलब बना इस बात का? इस बात का यह मतलब बना कि आप साइन थीटा जो कि डिग्री में था, आप उसको सीधा सीधा रेडियन लिख सकते हो। सीधा सीधा मतलब साइन गया, हां साइन गया। सर साइन का फंक्शन ही खत्म, हां खत्म। सर ये समझ नहीं आया, हां तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या बोलूं मैं? 30 डिग्री से कम का साइन, साइन रहता ही नहीं वो उसका रेडियन कन्वर्जन है, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे लगाना, लहर लगाने को, ये लहर लगाना है, लहर लगाने को बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाना। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं, तभी वहां वर्ड लिखा हुआ अप्रोक्सीमेशंस। फिजिक्स में बहुत काम आता है, बहुत धड़ल्ले से काम आता है। साइन थीटा थीटा बन जाता है, हां। और टैन थीटा के साथ भी ऐसा ही है, टैन थीटा के साथ भी ऐसा ही है, वो भी थीटा बन जाता है। वाह सर, वाह सर, कमाल की बात नहीं होगी सर ये है? साइन थीटा थीटा बन जाता है, हां रेडियन वाला। टैन थीटा थीटा बन जाता है, हां रेडियन वाला। और सर फिर कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का क्या होता है? तो आप सोचो, अगर थीटा को बहुत छोटा कर दूं मैं, थीटा को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, 0 डाल दिया, 0, तो कॉस 0 क्या होगा? कॉस 0 इज 1, तो 1 हो जाता है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं। तो ये यूज होता हुआ दिखेगा आपको। टैन थीटा को थीटा ले लेंगे हम,
ऐसे करके डेरिवेशंस करवाई जाती हैं 12th क्लास के अंदर। अगर आपको शौक है अभी से ये जानने का कि ये कैसे हो गया और कहां यूज हो रहा है, तो आप जा करके मुझसे रे ऑप्टिक्स पढ़ सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो डली हुई है, पर वो है 12th में। अब मैं क्या बोलूं, मतलब आपको इच्छा ही है अगर जानने की तो आप रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो मुझसे पढ़ो, उसमें जाके डेरिवेशन देखना, सीधी डेरिवेशन पे कूदना। वो टाइम स्टैम्प आते नीचे बने हुए यूट्यूब वीडियो के, है ना। मेरा चैनल पता है ना, रक्षक सर साइंस, आप जानते ही होंगे। तो वहां पे जाना, आगे आगे करके डेरिवेशन वाले पार्ट पे जाना सीधा। वहां मैंने बहुत यूज किया, इसको करना ही पड़ता है, करे बिना चलता ही नहीं काम। तो टेन थीटा थीटा ही ले लिया जाता है, साइन थीटा थीटा ही ले लिया जाता है, और कॉस थीटा 1 ले लिया जाता है। कब? जब थीटा बहुत छोटा हो। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है। अब मैं आपको, क्योंकि आप सभी हैरान हो गए, आप सबके मुंह खुल गए होंगे सुन करके कि सर ये क्या चीज है, साइन थीटा थीटा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो मैं काम करता हूं, मैं ये मुंह बंद करने के लिए आपको दिखाई देता हूं कि साइन थीटा थीटा कैसे हो जाता है। ठीक है ना। दे देते हैं आपको एक झलकी, एक झलक आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल, कैसे साइन थीटा थीटा हो जाता है अगर 30 डिग्री से कम रखा जाए तो मैं काम करता हूं 30 ले लेता हूं। कट ऑफ पॉइंट की बात कर लेते हैं ना, 30 से कम बोला गया है। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं कि 5 डिग्री 6 डिग्री पर करेक्ट आंसर आता है। अगर आप 5 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे बहुत सिंगल डिजिट का डिग्री लोगे ना यहां पर, तो काफी एक्यूरेट वैल्यू आती है, काफी नजदीक वैल्यू आती है, काफी प्रिसाइज वैल्यू आती है। प्रिसीजन वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, है ना। तो काफी प्रिसाइज वैल्यू आती है। लेकिन मैं आपको 30 डिग्री लेकर के दिखाता हूं, आप मजा लो, आप बस मजा लो। ठीक है। साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चा, बोल। व्हाट इज साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री होता है सर, साइन 30 हाफ होता है सर, हाफ होता है, बिल्कुल सही है। साइन 30 हाफ होता है, डन। अच्छा, साइन 30 को रेडियन में डालेंगे, 30 डिग्री रेडियन में कितना कन्वर्ट होगा सर? 30 डिग्री रेडियन में सर 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। हां, तो 30 कैसे आएगा? इसको करेंगे 6 से डिवाइड, इसको भी कर देंगे 6 से डिवाइड। हां, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये थीटा जो है इट इज एक्चुअली पाई बाय 6। हाँ या ना? पाई बाय 6। पाई क्या होता है? पाई किसको कहा गया है? पाई कहा गया है 3.14 को, डिवाइड बाय 6। अप्रोक्सीमेटली हाफ है, अप्रोक्सीमेटली हाफ है। बोलो, अप्रोक्सीमेशन की तो बात हो रही है। तो साइन 30 डिग्री भी हाफ है, ये आपको पता है। और पाई बाय 6 कर देगा, 30 डिग्री को रेडियन में ले ले पाई बाय 6 तो भी लगभग हाफ ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि साइन थीटा थीटा के बराबर है जब थीटा कम की साइड पर होगा, 30 डिग्री से कम की साइड पर होगा। ठीक है। आप में से किसी को यह बात पहले से पता थी क्या? और नहीं पता थी तो अब समझ में आई? नहीं पता थी तो अब समझ में आई? चैट ऑन कर दिया मैंने, आप चर्चा कर सकते हो, है ना। आप बात कर सकते हो मुझसे, आप चर्चा कर सकते हो मुझसे। ठीक है। अब समझ में आई? पहले से नहीं पता थी ना ये बात? हाँ, आई नो, कोई बात नहीं। 10th में नहीं बताते सब बातें, 10वीं में ये बातें नहीं होती हैं, बल्कि आप 30 डिग्री डाल करके देख भी सकते थे। ठीक है। तो ऐसा ही है भाई, जैसा है वैसा ही है। ठीक है। तो याद रखने वाली चीज है भाई, तो याद रखनी पड़ेगी आपको कि साइन थीटा थीटा ही है, टेन थीटा भी थीटा ही है रेडियन में, है ना। और जो कॉस थीटा है वो एक्चुअली में क्या है, वो 1 है। ठीक है। बढ़िया बढ़िया। चलिए अभी फिलहाल के लिए चैट को फिर से बंद करते हैं और एक सवाल करके खत्म करते हैं इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी को। ठीक है। लिखा हुआ tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री। ओ माय गॉड सर, 3 डिग्री की बात हो रही है, 3 डिग्री का रेडियन कैसे ढूंढूंगा? ढूंढना पड़ेगा। tan थीटा थीटा ही होता है ना, tan थीटा इज थीटा, और ये वाला थीटा रेडियन में होता है। हाँ या ना? तो बस आप एक काम करो ना कि 3 डिग्री का रेडियन बताओ क्या होगा। सर नहीं आता क्या होता है? 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 180 डिग्रीज पाई रेडियन, इतना तो पता है। यहां से 1 डिग्री निकाल, 1 डिग्री कैसे आएगा सर? 180 नीचे चला गया, शाबाश। तो 3 डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री क्या होगा सर? 3 गुणा में पाई बटा 180 रेडियन। किससे कटा? 60 से कटा। ओ माय गॉड, 60 पाई बाय 60 रेडियन। हां, पाई बाय 60 रेडियन, पाई बाय 60 रेडियन। तो हम यह लिख सकते हैं कि tan 3 डिग्री जो है वो लगभग बराबर है पाई बाय 60 रेडियन के, ऐसा बोल सकते हैं हम।
ये मीनिंग है उस बात का जो अभी आपने सीखी, ये मीनिंग है उस बात का जो आपने अभी सीखी। अब आंसर मैच तो करा ही लेंगे, कोई बात नहीं। पाए क्या होता है 3.14 डिवाइड बाय 60, इसको लगभग 3 ही मान लो क्योंकि अप्रोक्सीमेट बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 1/20 हो गया, तो 1/20 क्या होता है 0.05 के आसपास कुछ बैठेगा, 0.05। और ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है 0.05 से, ये मतलब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू, तीन एग्जैक्ट 20 पे नहीं काटेगा, 20 से थोड़ा कम पे काटेगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना, तो 20 पर नहीं काट पाएगा वो, तो 20 हमने मार दिया, टिक मार दिया, मतलब 20 हमने ले लिया, पर 20 पे थोड़ी ना काटा होगा इसने, बड़ी वैल्यू है ना, तो 20 से कुछ कम पे 19 पे काटा होगा, 1/19 पे काटा होगा। तो 1/19 1/20 से तो बड़ी है, तो 0.05 से थोड़ा बड़ा है। 0.05 से बड़ा क्या होता है 0.00525 से थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। इस तरीके से आंसर देना है आपने, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है तो अप्रोक्सीमेटली ही आंसर आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मैं फिर से समझाता हूं इस बात को, बेटा 3 ने नहीं काटा है 60 को, वो तो लिख दिया आपने 3, पर सच बात यह कि 3 ने तो नहीं काटा 60 को, 3 से किसी बड़ी वैल्यू ने 60 को काटा है। जब बड़ी वैल्यू काटेगी तो छोटे पे काटेगी, 20 पे नहीं काट सकती, शायद 19 पे काटा हो, शायद 18 पे काटा हो, बात समझ रहे हो ना। अभी तो नहीं पता, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें माइंड में आपने करनी है कि 20 पे तो नहीं कटा होगा यार, 18 पे हो सकता कटाओ, 19 पे हो सकता कटाओ। और 1/19 जो है वो 1/20 से तो बड़ा ही होता है। 1/19 इज ग्रेटर देन 1/20, तो 1/20 0.05, इससे बड़ी वैल्यू होगी। इससे बड़ी वैल्यू कौन है, सी। आ जाएगा, धीरे धीरे करना, ये मैथ के खेल है, ये मैथ के खेल हैं, मैथ में ही सीखने होते हैं, पर फिजिक्स में आएंगे अब, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाना है। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ये सब चीजें तो माइंड में करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जब आएंगे आगे जाकर के, फिजिक्स जब अच्छे लेवल पर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, 12th में पढ़ोगे या 11th में ही पढ़ोगे, तो भी आपको ये कैलकुलेशन में काम आएगा। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करने में ऐसी सब चीजें आपको काम आती हैं, तो ये आपको लगाना है उसी टाइम, ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना पड़ता है तब ये, ठीक है। एकदम से डेवलप नहीं होगा, लेकिन धीमे धीमे डेवलप होता है ये वाला जो काम काज है, ठीक है। अलजेब्रा पर चलते हैं। क्या होता है अलजेब्रा? अलजेब्रा एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, है ना, जो कि एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में चीजों को देती है, ठीक है। लिखा द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट हेल्प्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स को, ठीक है, एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस के फॉर्म में देती है। तो आपको एक्स लेना पड़ता है, वाई लेना पड़ता है, जेड लेना पड़ता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। तो यहां आप किससे डील कर रहे होते हो? यहां पर वेरिएबल्स के साथ डील करते हो, जानते हो ना। अलजेब्रा जब पहली बार जिंदगी में आया था तो बहुत तहलका मचाया था। छठी क्लास हुआ करती थी, है ना, 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पहली बार अलजेब्रा देखा था। उस टाइम पे इक्वेशंस आ जाती हैं, x² प्लस एक्स प्लस ये, उसमें दूसरा वाला x जोड़ना होता है, फिर x निकालना होता है। तो ये x y z का ये जो झोल था, ये तब लगाना पड़ता है जब आपको वैल्यूज नहीं पता होती है या वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। दोनों ही केस में जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो तब आप बोलते हो लेट द नंबर बी x, है ना, करते थे ना बचपन में, लेट द नंबर बी x। तो वो x कब लिया करते थे? जब आपको या तो नहीं पता होती थी चीजें, या फिर वो चीज चेंज हो रही होती थी। ये कहानी है, पुरानी है, ठीक है। आप लोग ये पढ़ा आए हो, तो मैं ज्यादा नहीं घुसता इस बात के अंदर। मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं काम की बात पर आता हूं। और काम की बात यह है कि बेटा अलजेब्रा 2 प्रकार का होता है हमारे खानदान में। खानदान कौन सा? फिजिक्स का जो खानदान है, उसमें अलजेब्रा 2 प्रकार का पढ़ा जाता है। एक होती है लीनियर इक्वेशन और एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन में क्या अंतर होता है? देखो, नाम का अंतर है। पहले तो नाम समझो, नाम का अंतर है। नाम का अंतर क्या है? नाम का अंतर यह है कि यह एक सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई है, तभी इसका नाम लीनियर है। और आप इसके ग्राफ कभी भी देखोगे, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कभी भी देखोगे, आपको हमेशा एक लाइन जाती दिखेगी। या तो लाइन ऐसे जा रही होगी, या ऐसे जा रही होगी, या ऐसे जा रही होगी, आपको लाइन दिखेगी। क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है? या कर्व दिखता है आपको, या जनरली आप कर्व से डील कर दिया। याद करो, जीरोस ऑफ अ नंबर निकालते थे, है ना, तो 2 जीरोस आते थे, एक यहां और एक यहां, जो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। तो एक्स की 2 वैल्यूज पर 0 हो रही है, वाई की वैल्यू। ये मीनिंग है इस बात का। ऐसी एक्स की 2 वैल्यूज निकालो कि वाई वहां पे 0 हो जाए। ये पढ़ के आए हो आप 10th क्लास के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इक्वेशन लेकिन कैसे दिखती है?
इक्वेशन किस तरीके से दिखती है भाई, ये कौन बताएगा? इक्वेशन दिखती कैसे है? तो इक्वेशन ऐसे दिखती है बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर है, ये लीनियर फॉर्म है इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक कैसी दिखती है? क्वाड्रेटिक आपको ऐसे दिखती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद है, जनरल फॉर्म बोलते थे इसको आप है ना, क्या बोलते थे इसको? जनरल फॉर्म बोलते थे। ठीक है, पहचान समझो क्या है। लीनियर की पहचान यह है कि इसके पास मैक्सिमम पावर वन होगी, मैक्सिमम पावर वन। पूरी इक्वेशन का चक्कर लगा के आ जाओ, पूरी इक्वेशन का चक्कर लगा के आ जाओगे, मैक्सिमम पावर जो मिलेगी एक्स की वो वन मिलेगी, एक्स की मैक्सिमम पावर वन मिलेगी, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टेक्निकल टर्म्स में आपने ऐसे ही पढ़ा था 10th क्लास में इसको। 10th क्लास में जब लीनियर इक्वेशन आई थी, या 9th में आती है वैसे तो पहली बार, तो आपको यही बताया गया था कि बेटा ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की पावर क्या रहेगी? वन रहेगी। एक्स की पावर क्या रहने वाली है? वन रहने वाली है। मैं आपको यह बताऊंगा कि इसके वन होने से होता क्या है। हम तो इसके आगे की बात, हम तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे। अब जब इसको लेकर के यूज करेंगे फिजिक्स में, तो हम तो इसकी प्रैक्टिकल बात करेंगे कि एक्स की पावर वन होने से हुआ क्या। मैथ वाले बात करते हैं थ्योरेटिकली, फिजिक्स वाले बात करते हैं उस मैथ को यूज करने के लिए प्रैक्टिकली। तो हम तो प्रैक्टिकल बात करेंगे कि वन होने से होगा क्या, वन होने से होता क्या है। ठीक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की शक्ल सूरत अगर आप ध्यान से देखो तो यह कहती है कि एक्स की मैक्सिमम पावर विल बी 2, और ऐसा ही इसको डिफाइन भी किया जाता है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं एक्स की मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर विल बी 1, और यहां बोला जाता है एक्स की मैक्सिमम पावर इज 2, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सही बात है। तो एक्स प्लस बी, वाई जनरली 0 लेते हैं हम, है ना, एक्स प्लस बी किसके बराबर? 0 के बराबर। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है ना, इसको 0 को इक्वेट किया जाता है, तभी एक्स के वैल्यूज निकल करके कुछ ना कुछ आती है, या तो लीनियर में आएंगी या फिर क्वाड्रेटिक में आएंगी। ठीक है ना, तो ये सब आपको अलजेब्रा में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं फटाफट से लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, फटाफट आ जाओ। लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी जो कि 0 के बराबर हो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो बेटा? 0 के बराबर हो। एक बात ध्यान रखना, ये जो ए है इसे बोलते हैं कि तू है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और दूसरे वाले का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बी, 1 का कोफिशिएंट असल में बी है ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये किसका? ये 1 का कोफिशिएंट है। 1 का कोफिशिएंट कौन है? बी है। एक्स का कोफिशिएंट ए और 1 का कोफिशिएंट कौन? बी। ठीक, इतना क्लियर है। बी क्या है? बी क्या है? 1 का कोफिशिएंट है। और इसको सॉल्व करने के लिए एक आधा, मतलब बचपन की बातें, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। मान लो 3x + 4 0 के बराबर है और x निकालना हो आपने, तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। 3x + 4 0 के बराबर है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी? 4 चला जाएगा वहां तो -4, यहां सिर्फ 3x रह जाएगा। फिर आप x निकाल लोगे कैसे? -4/3 करके, तो x विल बी -4/3। x क्या है? -4/3 है। ये क्या होता है -4/3? क्यों आया x? क्या मीनिंग है इस बात का? अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि भाई ऐसा क्या होने जा रहा है, -4/3 क्यों आया x? तो इसलिए आया, सुनना ध्यान से, इसीलिए आया क्योंकि इस x की वैल्यू पर y 0 हो रहा है। इस x की वैल्यू पर y 0 हो रहा है। हां, मतलब मान लो अगर ये कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो कितनी x की वैल्यू है? -4/3। -4/3 कहां लाया करेगी? कहीं यहां लाया करेगी -4/3। तो लाइन ऐसी होगी जहां पर y क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यह ऐसी होगी, वो डिपेंड करेगा, वो तो स्लोप वगैरह देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, वो तो देखी जाएगी। लेकिन इस वैल्यू पर y 0 हो जा रहा है, यानी इसको ये काट के जा रही है ऐसे। ये मीनिंग है इस बात का। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि उस पॉइंट पर y नहीं मिलेगा आपको, y विल बी 0। ये मीनिंग है इसका, ठीक है ना। तो पता होगा आपको जनरली ये बात, मतलब मैं क्यों ही बता रहा हूं ये बातें, ये 10th में पता होती है जनरली, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक की बात थोड़ी सी ज्यादा है लीनियर से।
पूरा चैप्टर बना हुआ है इस पर, तो क्लास 10th चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, ए। एक्स का कोफिशिएंट कौन, बी। 1 का कोफिशिएंट कौन, सी, है ना। ये 1 का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इतना तो समझते हो, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, आपको पता है वैसे भी 2 तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2x की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके मोटे मोटे जो आप यूज करते हो। वैसे तो 3 तरीके होते हैं, पर 2 तरीकों से आप इसको यूज करते हो। एक बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करना, है ना, मिडल टर्म स्प्लिट करना, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला होता है डी फॉर डॉन का मेथड, डी का मेथड, है ना। तो फिजिक्स में ज्यादा यूज होता क्या मिलेगा आपको, हम तो फिजिक्स की बात करने आए हैं। फिजिक्स में ज्यादा यूज होता क्या मिलेगा आपको, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में ज्यादा यूज होता आपको डी का मेथड मिलता है। क्योंकि न्यूमेरिकल यहां पर होता है ऐसा, कभी कभी ज्यादा अच्छी वैल्यूज के आ जाते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं पाती है। इजी वैल्यूज के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, पर अच्छी वैल्यू नहीं आएगी तो क्या करोगे, फिर तो आपको डी का मेथड डालना पड़ता है, जो डिटर्मिनेंट मेथड होता है वो आपको डालना पड़ेगा। समझ गए ना। तो आपको मैं बता दूं कि डी का मेथड जो है वो आपको ज्यादा यूज होता मिलता है, ठीक है। खैर मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको दोनों ही मेथड करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार एक क्वेश्चन हम कर ही लें, ठीक है, एक इक्वेशन हम सॉल्व कर ही लें, और दोनों मेथड से मैं आपको ये सॉल्व कराऊं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी अगर हो पाती है तो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि हर इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही जाएगी। और दूसरा वाला है डी का मेथड, डी फॉर डॉन का मेथड। तो डी के मेथड से भी चलेंगे और हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने से भी चलेंगे। पहले मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो, स्पिट नहीं स्प्लिट। और इधर तो कहीं स्पिट नहीं लिख दिया मैंने, हो स्पिट लिख दिया। थूकना नहीं है बेटा, थूकना नहीं है, तोड़ना है स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करना है, तोड़ना है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors when passed through a glass prism is called dispersion of light. स्प्लिटिंग, स्पिटिंग नहीं, थूक नहीं फेंकनी है बेटा, थूकी नहीं फेंकनी, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ठीक है। तो आओ एक बार चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन की क्या शक्ल सूरत है। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 शून्य के बराबर है। तो करो जरा मिडिल टर्म स्प्लिट और बताओ क्या आएगा भाई, जल्दी से जल्दी से। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, याद है कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं बेटा कि जो ए होता है ये ए है ना, और ये सी है, पता है ना। 1 का कोफिशिएंट सी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, सही बात है ना। तो ए इंटू सी कर लो सबसे पहले, ए इंटू सी। ए क्या है 1, सी क्या है 12, क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है, सुन, इस 8x को ऐसे स्प्लिट करो कि उनका मल्टीप्लाई 12 आए, ओ सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट होके 8x बने और उनका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट जब मल्टीप्लाई करो तो 12 बने। 8x को ऐसे स्प्लिट करो कि उनका जो कोफिशिएंट हो वो मल्टीप्लाई होकर के 12 बने और एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो क्या है 8 है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो एक बार ट्राई कर लो आप, एक बार आप ट्राई कर लो, है ना। 1 इंटू 12 क्या आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। और 12 कब आएगा, जब 8x टूटेगा 6x प्लस 2x में, ये टूट गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, है ना। 6x और 2x में स्प्लिट हो गई, है ना। इसको 2x को आगे ले आओ बेशक, 6x को वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये स्प्लिट हो गई, स्प्लिट सही हुई है क्या, चेक कर लो। 6 दूनी क्या आना चाहिए 12, मैंने बोला था ना इनके कोफिशिएंट जो अब आएंगे वो मल्टीप्लाई होकर के 12 बनने चाहिए, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के वो 8x के बराबर आने चाहिए। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, सही बात है। तो एक काम करते हैं, कुछ कॉमन चीजें ले लेते हैं। यहां पे x ले लो कॉमन इन दोनों में से, तो यहां आ जाएगा x प्लस 6, यहां से प्लस 2 ले लो कॉमन,
और यहां भी आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x प्लस 2 हो गया, दूसरा x प्लस 6 हो गया, और ये 0 के बराबर हो गए। तो या तो x माइनस 2 है, या फिर x माइनस 6 है, या फिर दोनों ही है, है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं ना, x माइनस 2 है और माइनस 6 है। तो ये दो जीरोस हैं, इन दो जीरोस को अगर आपको ये जीरोस मिलते हैं ग्राफ में तो 2 बार काटा मारेगा, 2 बार ग्राफ जो है वो काटेगा, ठीक है ना। तो -2 -6 कहां है भाई, -2 -6 ये रहे, ठीक है। अब एक बार डी के मेथड पर भी आ जाते हैं, ठीक है। डी होता क्या है बेटा, डी होता क्या, ये होता है √b² - 4ac। किस किस को याद है, किस किस को याद है, डी क्या होता है, √b² - 4ac। और रूट्स निकालने के लिए, क्योंकि दो रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, है ना। 2 रूट के लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे लिखते हो -b प्लस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a -b माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपके फॉर्मूले हैं रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये डी का फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे, है ना, और ये रूट्स का फॉर्मूला हो गए। पुट करना है और आंसर निकालना है। एक मैं कर दे रहा हूं, दूसरा आप खुद करना। एक मैं कर देता हूं, √1 वाला मैं निकाल देता हूं, दूसरा आप निकालना। बी किसको बोलते हैं, बी बोलते, ये ए, ये बी, ये सी, इसको बी बुलाते हैं, ए बी सी। तो बी क्या है सर, बी है 8, फिर प्लस है, अच्छा, फिर अंडर रूट में क्या है, b² यानी 8 का स्क्वायर -4, अच्छा, फिर a कौन है सर, वो 1 है, और c कौन है, वो 12 है ना। फॉर्मूला है बेटा, ये क्या करें, एक बार तो दिखाना ही पड़ेगा। 2 इंटू a तो 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया। ये -8 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 में से 12 चौक 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 16 बचेगा, है ना, 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो -8 प्लस √16 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और दूसरे वाला रूट भी यहीं से आ जाएगा, -8 माइनस √16 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो ये निकल के आ गया -8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा -8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। ये -12 डिवाइड बाय 2 हो गया, वो -4 डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो एक -2 आ गया, एक -12/2 क्या होगा, -6 होगा, एक -6 है, एक -2 है, ठीक है। -6 -2 वही आ रहा निकल करके जिसकी बात हो रही थी। 2 मेथड दिखा दिए, बचपन की बातें थी। मेरा काम इसको समझाने का नहीं है, मेरा काम तो बस आपको दिखाने का है और याद दिलवाने का है कि ये चीजें आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकलों के अंदर यूज होती दिखेंगी, ठीक है। मुझे बस इतना ही कहना था, अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले तो जरूर देखने चाहिए आपको, जैसे कि हंसना मत, हंसने का नहीं, ठीक है। सर 8वीं क्लास की बातें कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। a² माइनस क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। किसी को भी याद नहीं होगी, मुझे पता है इक्वेशन, किसी को नहीं आती बेटा इक्वेशन, ना ही कभी किसी ने देखी है इक्वेशन, ठीक है ना, एकदम नई है आप लोग के लिए, है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप इसे याद कर लें, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप इसका रट्टा मार लें, ठीक है। वेरी गुड, आई होप आपने रट लिया होगा इसको, वो भी 8वीं क्लास में ही। तो अब तो 11वीं में आ गए हो बे, शर्म करो, दोबारा रटनी पड़ रही है ये। इधर देख, कुछ नया सीख, आजा। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है और a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, इसकी चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा a³ प्लस b³। सिमिलरली यहां पर भी a³ माइनस b³, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्लस 3ab a प्लस बी माइनस 3ab a माइनस बी। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर सी बात है कि प्लस में सब जगह प्लस 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 है और माइनस में सब जगह माइनस 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 है।
तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल आप 10th में इसको नहीं पढ़ के आते हो, आप इसको 11th में ही पढ़ते हो मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है जी, इसको याद करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये 3ab मतलब कि इससे भी मिला हुआ है और ये 3ab इससे मिला हुआ है, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे करके भी याद करते हैं बच्चे इसको, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है, -3ab a से भी जुड़ा हुआ है और -3ab b से भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरीके हैं, जैसे भी आप याद करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके भी बच्चे याद करते हैं, तो करना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ फेमस वैल्यूज की बात करते हैं, जैसे कि बहुत काम आती है √2, बहुत काम आती है √3, बहुत काम आता है पाई। पाई तो सबको पता है, लेकिन पाई का स्क्वायर ग्रेविटेशन में यूज होता मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे पाई पाई तो सबको पता है ना बे, या पाई भी नहीं पता है पाई का स्क्वायर सुन, √2 होता है बेटा 1.414। ये लिख लेना सारी चीजें, ये एक जगह पर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि लिखोगे तो ही याद होंगी। और बच्चे कहेंगे सर हमें तो आती है, तो ठीक है, सबको नहीं आती, सबको नहीं याद होती है। √3 होता है 1.732, पाई होता है 3.14, चलो ये तो जानते होगे, लेकिन पाई स्क्वायर क्या होता है, लगभग 10 होता है ये लगभग 10। ग्रेविटेशन में काम आएगा ये, ग्रेविटेशन में जब केपलर्स के लॉज करेंगे ना, तो आपको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर सीधा 10 लिख दो आप, ठीक है, नहीं पता था ना पाई स्क्वायर को आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, पाई स्क्वायर को आप डायरेक्ट 10 लिख दो, ठीक है। काम आने वाली चीज है, काम आने वाली चीज है। चलिए कुछ और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कुछ फेमस फ्रैक्शंस भी हाथों हाथ याद कर लो, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बताओ जरा क्या क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, बताओ जल्दी से क्या क्या होगा। 1/2 होता है बेटा 0.5, 1/3 होता है बेटा 0.33, 1/4 होता है बेटा 0.25 और 1/5 होता है 0.2, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, काम आएगी ये सब चीजें, बहुत बहुत काम आने वाली चीजें। और बताता हूं, और तुरंत आंसर निकल करके आएंगे आपके, अगर आपको ये आता है तो 2/3 आएगा, 3/4 आएगा। 2/3 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, देख कभी भी याद ना आए, अगर कभी भी याद ना आए कि 2/3 क्या होता है, 3/4 क्या होता है, तो ये याद तो कर सकता है कि 1/3 क्या होता है। 1/3 इज व्हाट, 0.33 इंटू 2 कर दो 0.66। 3/4 याद नहीं आ रहा, हा हा हो रही है। 1/4 क्या है, 1/4 इज 0.25, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 0.75 आ जाएगा। काम का है, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर क्या बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हो, लेकिन बेटा जब आ जाएगी और तू नहीं कर पाएगा ना, तो तेरी होगी कुटाई, बता रहा हूं। जल्दी बता 3/5 क्या होगा, चैट ऑन कर रहा हूं। 3/5 बता, काम आएगा। 3/5 बता दे, काम आएगा जल्दी। कैलकुलेशन को इजी बनाने में काम आएंगे सब चीजें बेटा, इसलिए प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। बता 3/5 का आंसर जल्दी से, देख नहीं आ रहा समझ में तो 1/5 बता क्या होगा। 1, शाबाश, बहुत बढ़िया। इट इज एक्चुअली 3 इंटू 1/5, है ना। 3/5 क्या है, 3 इंटू 1/5, 1/5 इज व्हाट 0.2, और 0.2 को गुणा करोगे 3 से तो 0.6 आ जाएगा। बढ़िया, बहुत है, बहुत है, इतनी इतनी बातें बहुत है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन देखो, 0.33 इंटू 0.67 इंटू 18, ऐसे सवाल अगर आपको भिड़ गए कभी कैलकुलेशन में तो क्या करोगे, तुरंत आंसर दे देंगे। 0.33 क्या होता है बेटा, 1/3। 0.67 क्या होता है, 0.67 2/3, है ना। और फिर है 18, क्या आएगा, चार आंसर है। आया समझ में, यहां फायदा होता है इन चीजों का, यहां फायदा, जब पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और सब मल्टीप्लाई करनी रहती हैं, तब बहुत काम आती है चीजें, तब आपको फ्रैक्शंस बहुत काम आएंगे। ये देख 0.5 क्या होता है, हाफ। 0.25 क्या होता है, 1/4। 0.33 क्या होता है, 1/3, और 96 से इंटू करना है। बहुत ईजी हो जाएगा अब तो करना, अब तो बहुत आसान है इसको करना, तो करना और आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ और चीजें जैसे कि स्क्वायर्स याद करने, क्यूब्स याद करने जरूरी है, ठीक है।
जैसे यार 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर बताओ, 12 का बताओ, 13 का बताओ, 14 का बताओ, 15 का बताओ, 16 का बताओ। चलो बहुत है ऐसे, 15 16 तक बहुत है, 16 के बाद इतना कोई जरूरत नहीं है, 16 के बाद इतनी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर करना होगा, फिर 17 का स्क्वायर कर ही लेना, ठीक है अगर आ गया तो। 11 का स्क्वायर बेटा 121, इसका क्या होगा 144, इसका होगा 169, इसका है 196, इसका है 225, इसका है 296, ओ सॉरी 296, ठीक है क्या, बढ़िया बढ़िया। 256 सॉरी 296 नहीं, 256 256 256, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर हो गए, ये स्क्वायर हो गए, याद नहीं होता जनरली बच्चों को। 13 का स्क्वायर देख, 13 का स्क्वायर है 69 और 14 का स्क्वायर है 96, उल्टे हैं ये, उल्टे हैं। कभी याद ना हो, अगर कभी याद ना आ रहे हो अगर, तो तरीका ही बता रहा हूं मैं। 13 का स्क्वायर 169 है, इसका 196 है, उल्टे हैं, 9 यहां आ गया 6 यहां आ गया, ठीक है। याद करने का तरीका ऐसे ही कुछ क्यूब्स भी कर ले, स्क्वायर देख रहा है तो क्यूब भी देख ले बगल में। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब बता, 7 का क्यूब बता, 8 का क्यूब बता। इतने बहुत है, इतना कर लो बहुत है, जल्दी जल्दी फटाफट। 7 का क्यूब जल्दी कितना 343, और अभी तो 6 का, पहले 6 का बता, पहले 6 का बता कितना होगा। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब अभी बोल दिया था मैंने, 8 का क्यूब भर लेना इसको, आगे भी 9 का क्यूब भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए है, आपके लिए है, ठीक है। एक छोटी सी बात और सीख, ये बच्चों को सॉल्व करनी नहीं आती, और वो मैंने देख लिया जब मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको करवा रहा था, तो उस जगह पर आपने ये पॉइंट उठाया था कि सर ये कैसे स्क्वायर की पावर कैसे बन गई है। तो नहीं आता जनरली बच्चे को ये सॉल्व करना कि पावर की पावर कैसे सॉल्व करी जाती है, ठीक है ना। जैसे मुझे ध्यान है एल की पावर -1 था, है ना, और मैंने उसको स्क्वायर किया था, तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, 2L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, L की पावर -2 होगा। इसको पूरा खोल के दिखाया था, मैंने कहा बेटा देख, L की पावर -1, L की पावर -1 2 बार लिखेगा ना, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर ऐड होकर के -2 बन जाएंगी। कुछ ऐसी बात हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या हुई थी, भूल जाता हूं ऐसी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है तो मैं भूल जाता हूं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ ध्यान है कि आपको पावर की पावर सॉल्व करनी नहीं आती। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे रॉन्ग कैलकुलेशन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, पावर की पावर सॉल्व करनी आपको सीखनी पड़ेगी। पावर की पावर कैसे सॉल्व होती है, जैसे x का क्यूब है और फिर उसका स्क्वायर है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, बस इतना ही कर लो अभी के लिए, अभी के लिए इतना ही कर लो। अगर x का क्यूब बना हुआ है और उसका भी स्क्वायर बना हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। किसी की पावर की कुछ पावर है तो कैसे सॉल्व होगी, बहुत इजी है, x लिख करके आप दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो x की पावर 6 हो गया, खत्म खत्म। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या आएगा, जल्दी जल्दी से फटाफट माइंड में कैलकुलेट कर लो, ऐसी फालतू चीज है तो माइंड में कैलकुलेट हो जाएगी। 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। क्या होता है 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 8 64, 64 आंसर है। समझ रहे हो बात को, तो ये करना आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। कुछ एक फ्रैक्शन वाला भी लेके दिखाता हूं मैं आपको, उसमें भी पंगा आता है बच्चों को बहुत, है ना। जब तुम ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर तो कहां कहां नहीं पंगा आएगा, मैं सोचता हूं यार, कहां कहां नहीं पंगा आएगा फिर तो मैथ्स फिजिक्स के अंदर, जब आप मैथ सॉल्व करने लगोगे तो, ठीक है ना। तो एक बार ये भी देखो, मान लो 4 की पावर हाफ है और उसकी पावर 4 है, तो क्या आंसर आएगा फाइनली।
तो फाइनली आंसर क्या आएगा? ये क्या है? जूस। जूस का बिल निकला मेरी जेब में से। किसने पिया है जूस? मैंने पिया है। पर इतना महंगा कैसे है ये बिल? 620 रुपए का जूस पी गया हूं यार मैं। 620 रुपए का बिल निकला, वो भी जूस का। कहां पिया है ये? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। मैंगो शेक है जी 4, बनाना और चीकू शेक है 2, और 1 है मिक्स फ्रूट जूस। तो मतलब टोटल मिला के 7 आइटम है। 7 आइटम 620 रुपए इज फाइन। ठीक है। ये पेमेंट किसने करी है? लेकिन मैंने तो करी नहीं। मैं तो जूस पे के आ गया बस। पेमेंट जो पीछे रह गए होंगे उन्होंने करी होगी। तो क्या सॉल्व होगा ये? वही सेम कहानी यार, पावर की पावर है। पावर की पावर क्या करी जाती है? मल्टीप्लाई करी जाती है। पावर की पावर क्या करी जाती है बेटा? मल्टीप्लाई करी जाती है। तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। इसको यहीं ऊपर ही सॉल्व कर दो आप। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 4 जा 16। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हुआ तो फिर ये सॉल्व करके दिखा। हुआ तो फिर ये सॉल्व कर। आजा मेरे साथ साथ कर। 64 का 1/3, 1/3 इज बेसिकली क्यूब रूट। तो 64 किसका क्यूब है? 64 क्यूब किसका है? उसी का क्यूब रूट, वो आंसर हो जाएगा, है ना? तो 4 है, 4 है इसका आंसर। सीधा सीधा 4 आंसर दे सकते हो आप, ठीक है ना भाई? 4 को क्यूब करोगे 64 आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो क्या करोगे? सपोज करो नहीं याद आ रहा, तब क्या करोगे? तो 64 को आप तोड़ तो सकते हो, ऐसे तोड़ लो 64 को। 64 क्या ऐसे लिखा जा सकता है? इधर देख, क्या 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हां ना बोल यार, लिख सकता हूं ना? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखियो ध्यान से। 64 को मैंने लिख लिया 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। ये तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 की पावर 2/3। ठीक है। और फिर हाँ, फिर तुम ऐसा कर सकते हो, अरे हाँ मतलब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 8 को फिर आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये क्यूब रूट है, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, वो वैसे ही ठीक था, है ना? वो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? 256 3/4। 256 3/4 कैसे सॉल्व होगा? 256 की पावर 3/4। हाउ विल यू सॉल्व? 256 की पावर 3/4 कैसे सॉल्व करोगे? देख भाई, तू 256 को, स्क्वायर है किसी का, ये किसका? किसका स्क्वायर है? 256 स्क्वायर है 16 का, है ना? 256 स्क्वायर किसका है? 16 का। तो आप यहां पर लिखोगे कि ये 16 का स्क्वायर है और फिर इसकी पावर 3/4 है। ठीक है, ओके ओके भाई। 256 16 का स्क्वायर है, उसकी पावर 3/4 है, तो 2 × 3/4 करने का और ऐसे काट लेने का। सही? तो कितना आ गया? ये आ गया 16 की पावर 3/2। 16 की पावर 3/2, और बाय 2 अगर आया है तो यानी ये √16 है। √16 का क्यूब है ये, और √16 क्या होता है? 4। तो 4 का क्यूब है ये, और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 × 4 × 4। 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो इसका आंसर क्या आएगा? 64 इज द आंसर। 64 इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली 81 की पावर 3/4 कैसे करोगे? 9 ले लो इसको। 9 निम में 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर की पावर 3/4 ऐसे करना पड़ेगा इसको, है ना? तो इसको भी लिख लो आप। 2 × 3/4 काटा तो सर ये आ गया 9 की पावर 3/2, जिसकी पावर बाय 2 होती है का मतलब ये रूट में है। ये √9 का क्यूब है, तो √9 इज 3, तो 3 का क्यूब इज 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 3, 27 आंसर आ गया। 27 आंसर आ गया। बोलो जी, बोलो जी। मुझे लगता है ये हल्की बातें सारी यार, है ना? ये हल्की बातें आपको परेशान नहीं करती है, हल्की बातें परेशान नहीं करती हैं। चलिए आते हैं हम लोग बाइनोमियल पर। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी टॉपिक है, वेरी वेरी इजी टॉपिक है। कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, समझो। देखो बाइनोमियल जो है वो मैथ्स का चैप्टर है, एक पूरा प्रॉपर चैप्टर आएगा आपको, और अगर आप जेई की तैयारी करते हो तो आपको वो चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो बाइनोमियल में भी लॉग घुस जाता है, बाइनोमियल लॉग मिक्स होके आते हैं, बाइनोमियल में साइन मिल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है। लेकिन अपने को फिजिक्स में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, पहले हम समझते हैं कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का क्या मीनिंग है, कहां पे बात हो रही है इसकी। तो सुन देख, ऐसा है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे सपोज कर मैंने लिखा a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अरे बोलो ना यार, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? हाँ सर लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक, अब अगर मैं तुझसे ये बोलूं कि इस a प्लस बी की जगह पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दे, ठीक, क्या कर दे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दे, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब सर आप ये कह रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। सही सही, ये ठीक है, ये जो आपने देखा वो ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया वो ठीक है ना एकदम। अच्छा, अगर मैं तुझसे कहूं कि भाई ये जो x है ना, ये जो x है ना, कंसिडर दिस x टू बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अप्रोक्सीमेशन है ना बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली हमने क्या मान लिया इसको, बहुत छोटा। मतलब असल में क्या है कि 1 जो है ना वो x से काफी बड़ा है, 1 x से बहुत बड़ा, यानी x 1 के मुकाबले बहुत छोटा है, यानी 0.03 होगा, 0.003 होगा, कुछ ऐसे ही कुछ x होगा। आप बात समझ रहे हो? ये x जब बहुत बहुत छोटा है, तो मेरे बच्चे जब ये x बहुत बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है 1 के मुकाबले, तो 1 तो रहेगा, सॉल्व होके आने के बाद 1 तो जिंदा रहेगा, 2x भी लगभग जिंदा रहेगा, क्योंकि x डबल हो रहा है, वो कितना भी छोटा हो लेकिन वो डबल हो रहा है तो वो बड़ा ही हो रहा है। इस बात को समझ, कितना ही छोटा है x, 0.03 है मान ले, 0.03 है मान ले, वो दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा तो बड़ा हो रहा है ना यार, तो बड़े को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो बड़ा इग्नोर नहीं होगा, मतलब ये वाली टर्म भी लिखी जाएगी, ये वाली टर्म भी लिखी जाएगी और एक्स स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। क्यों सर? स्क्वायर हो रहा है, वो तो बड़ा हो रहा है, स्क्वायर होने का मतलब बड़ा होना होता है, ये क्यों नहीं लिखा जाए? भाई नहीं होता है, स्क्वायर होने का सीधा मतलब बड़ा होना नहीं होता है। 0.03 का स्क्वायर करके देख एक बार, कर 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 3 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करियो, ये 3 डिवाइड बाय 100 है ना, 3 का स्क्वायर 9 है और 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4, ले तेरी ऐसी की तैसी 0.0009। अब बता बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? अरे बोल दे, बेसिक मैथ पढ़ने वाले बोल, MLT -2, 0.03 का स्क्वायर करने लग रहे थे आप, ये तो और मर गई वैल्यू, ये तो और 4 डेसिमल पीछे जाके बैठ गया। तो स्क्वायर करना मतलब बड़ा करना नहीं होता है, वैल्यू बड़ी नहीं हो रही है स्क्वायर करने से, वैल्यू और मर जा रही है। इसका मतलब आप एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो, यू कैन इग्नोर इट। इसका मैसेज सीन कर लो, रिप्लाई मत देना, ठीक है? इग्नोर, मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करने का। किसका? एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो बचा कौन? तो इस इक्वेशन में फिर बचा कौन? इस इक्वेशन में बचा 1 + 2x, बस। इसी को बोलते हैं बाइनोमियली एक्सपैंड करना या बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट करना। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करना या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना। वैसे एक्सपेंशन में तो और भी वैल्यूज आती हैं आगे आगे, क्योंकि ये क्यूब भी हो सकता है, ये 4 की पावर भी हो सकता है, ये 6 की पावर, ये 10 की पावर, तो ये वैल्यू आगे 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 बढ़ती जाती है। पर उतना अपने को जाना नहीं, अपने को तो सिर्फ काम की बात करनी है, और फिजिक्स में जब यूज होगी तो आपको दिख जाएगी यूज होती हुई। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहां यूज होता है सर? फिजिक्स में ग्रेविटेशन में होता हुआ दिख जाएगा आपको, और भी जगह पर वेव्स में भी यूज होता दिख जाएगा, 12th में भी 1-2 जगह पर आपको यूज होता दिख जाएगा। तो इसलिए आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सीखना है, ठीक है? तो अंदर खाने बात समझ में आई क्या है? अंदर की बात समझ में आई ना? अब मैं मुद्दे की बात करता हूं जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? मुद्दे की बात करते हैं जो आपको याद रखनी है। सर क्या मुद्दे की बात है? मुद्दे की बात यह है कि जब भी कभी 1 + x की पावर n दिया हो तो तू उसको चुपचाप 1 + nx लिख सकता है, और वही हुआ, चेक कर ले, वही हुआ, चेक कर ले आराम से, तसल्ली से, तसल्ली से। 1 + x का होल क्या था? 2 था ना, 2 जाके x के बगल में बैठ गया, 1 + 2x हो गया। देख लो, देख लो, आपके सामने है। 1 + x की पावर क्या थी? 2, 2 जाके बगल में बैठ गया, 1 + 2x हो गया, खत्म खत्म खत्म। तो अगर मैं बोलूं, सुन सुन सुन, अगर मैं बोलूं कि सर 1 + x का स्क्वायर है
तो क्या वो 1 प्लस 2x लिखा जा सकता है? वही तो बोल रहा हूं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली। तो लहरिया साइन लगाना पड़ेगा यहां, लहरिया, या लहर मारनी पड़ेगी आपको यहां, ठीक है। इक्वल नहीं कर सकते, लहर मार सकते हो, लेकिन आप लहर मार सकते हो, ठीक है। आजा आजा और लहर मरवाऊं। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 3x। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी इसका होल का क्यूब का पावर होगा वो एक्स के साथ आके एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सारे निठल्ले इग्नोर करने लायक हैं, उनके मैसेज सीन करके छोड़ देने लायक लोग हैं। समझ गए ना? यही होगा। आप क्यूब ले लो, आप पावर 10 ले लो, चाहे आप पावर 1 प्लस एक्स की 10 ले लो, चाहे वो 1 प्लस 10x है। ठीक है, माइनस में भी ऐसा ही होता है, माइनस में भी ऐसा ही होगा। 1 माइनस एक्स की पावर मान लो n है, तो वो 1 माइनस nx है। हजम करो इस बात को, इस बात को हजम करो जरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो एक नया टॉपिक है आपके लिए ये। भाई हर चीज तो पुरानी नहीं पढ़ाऊंगा ना, हर चीज तो पुरानी याद नहीं दिलवाऊंगा, कुछ नया भी पढ़ना पड़ेगा जो काम आता है। तो ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। क्या लिखा हुआ बेटा? 1.04 रूट 2 की वैल्यू बताओ। एड़ी चोटी का जोर लगा दे भाई, मैथ वाला आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा दे इसका आंसर निकालने में। आधा दिन लग जाएगा उसको इसका आंसर ढूंढने में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर लेते हो तो ऐसे झटकों में आंसर निकलेगा अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। तो कैसे करने का इसको? इसको ऐसे करने का है, देख ये दिया हुआ 1 प्लस 0.04, हाँ ना तो बोल दो। क्या 1.04 को 1 प्लस 0.04 लिख सकता हूं क्या? हां बिल्कुल लिख सकते हैं। की पावर क्या लगाऊं? रूट है ना, रूट, रूट की पावर क्या लगाऊं? अरे रूट होता है 1/2, हाँ या ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1.04 की पावर हाफ, तो वहीं से आया ये 1 प्लस 0.04। अब आप देख सकते हो कि 0.04 1 के मुकाबले काफी छोटा है, 1 प्लस 0.04 काफी छोटा है 1 के मुकाबले। तो आप लहरिया बनाओ और लहरिया के बाद बोलो 1 प्लस हाफ इंटू 0.04, तो 1.02 इज द आंसर। अब यकीन नहीं होगा तुम्हें, ये कैसे हो सकता है सर? 1.04 का जो रूट होता है वो 1.02 होता है क्या? हाँ देख आया, निकल गए। मैं क्या करूं? मैं क्या कह सकता हूं भाई? मुझे खुद रूल सिखाए गए हैं ये मैथ वाले, मैं खुद बंधा हुआ हूं। मैथ्स के बंधनों में बंधा होता है एक फिजिक्स वाला, समझो। एक फिजिक्स वाला मैथ्स के बंधनों में बंधा हुआ है। ऐसे कई बंधन है जिनमें जकड़ा होता है एक फिजिक्स वाला, ठीक है ना। फिर भी कोशिश कर रहा है वो फिजिक्स पढ़ाने की, और ट्राई करता है कि मैथ्स को कम से कम यूज किया जाए ताकि फिजिक्स की असली फील आए बच्चे को। मैथ्स का कम से कम, आपको पता है रिचर्ड फाइनमैन नाम के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट, बहुत मशहूर लेखक, बहुत मशहूर फिजिसिस्ट रहे हैं रिचर्ड फाइनमैन। उन्होंने जब अपनी बुक लिखी है ना फिजिक्स की, जो फिजिक्स के उनके लेक्चर्स थे, उस लेक्चर्स पर बुक्स आई हुई हैं मार्केट में। तो मैंने उनके लेक्चर सुने, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वॉल्टर लेविन साहब की हैं या एच सी वर्मा साहब की हैं। उतनी अच्छी उनकी नहीं है वीडियोस, क्योंकि काफी पहले के थे वो, तो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस है उनकी। तो अब यकीन मानोगे उनकी किताबों में कहीं मैथ्स नहीं मिलती है। एंड ही वाज अ ब्रिलियंट फिजिसिस्ट ऑफ हिज टाइम्स। इतने तगड़े फिजिक्स वाले थे वो इतने तगड़े फिजिक्स वाले थे वो, उनमें मैथ्स नहीं मिलती कहीं भी। उन्होंने बिना मैथ्स के फिजिक्स पढ़ाई हुई है, सोचो। और बहुत मजा आता है उनकी किताबों को पढ़ने में। उनके लेक्चर नोट्स एक्चुअली में वो लेक्चर नोट्स हैं, सच बुक्स नहीं है। बुक्स तो उन्होंने अलग लिखी हुई हैं, लेकिन जो लेक्चर नोट्स है ना उनके, उनमें मैथ्स नहीं मिलेगी आपको कहीं, इक्वेशन का नामो निशान नहीं मिलेगा, और पूरी फिजिक्स बढ़िया तरीके से समझा रखी है उन्होंने, सोचो, है ना। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम देखो कैसा है कि फिजिक्स शुरू करवाने के लिए 11वीं की वो कहते हैं ना, जो इनिशिएशन होती है किसी भी धर्म में, ठीक है ना, तो पहले क्या करते हैं, गंगा जल पिलाते हैं, है ना, या फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें होती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। आप भी जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो, उस रिलीजन में इनिशिएट होने के लिए कुछ ना कुछ पहले होता है। गंगा जल पिला रहे होते हैं या उसके मुंडन करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ भाई इनिशिएशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी चीज जब होती है तो उसके इनिशिएशन के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो दिस इज अ रिचुअल जो मैं आपको करवा रहा हूं,
इसके बिना अगर आप फिजिक्स में प्रवेश कर गए तो वो प्रवेश समझ लो दरवाजे तक ही रहेगा, आप अंदर नहीं घुस पाओगे। आपको लग रहा होगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, सब स्क्वायर पढ़ा रहे, रूट पढ़ा रहे, फेमस वैल्यूज करवा रहे, क्या जरूरत है इन सब की, हमको आता है, अच्छी बात है आता है, फिर भी लिखो, फिर भी लिखो, ठीक है, क्योंकि हर कोई मैथ वाला तो नहीं है। आधी से ज्यादा जनता बायो की होती है, पता आपको, आधी से ज्यादा जनता बायो 50% ज्यादा बच्चे लेते हैं। नीट देने वाला 24 लाख बच्चा है, जेई देने वाला 10 लाख बच्चा है। अब आप समझ लो डबल से ज्यादा बायो लेने वाला बच्चा है देश भर में हमारे। तो मैं उसको क्या मैथ्स ना सिखाऊं, नाइंसाफी है ना ये। तो ये इनिशिएशन है, समझ लो, ठीक है ना। स्टार्ट फिजिक्स की दुनिया में प्रवेश करने के लिए इनिशिएशन रिचुअल्स चल रहे हैं ये, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। आपको लगता रहेगा कि सर मैथ की क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स कब होगी, फिजिक्स कब होगी, तो लगेगा, ठीक है, लगेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलते हैं आगे। आप ये ट्राई करना, ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे होमवर्क एक छोटा सा आप ये ट्राई करना, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। आते हैं भाई सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे। ये मैथ्स का आपका एक चैप्टर भी है, मैथ्स का एक चैप्टर भी है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंदर बात होती है एपी की, फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जानते ही हो आप। मैं बात करने वाला हूं जीपी की, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। खासकर जो बच्चे बीटेक करेंगे आप में से होंगे ना, कुछ इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो इंजीनियरिंग के पहले ही दिन में मैं बोलूं, मुझे अभी भी याद है जो मेरी इंजीनियरिंग की पहली क्लास थी, पहली बार जब मैं कॉलेज में गया था जिंदगी में, तो पहली जो क्लास लगी थी वो मैथ्स की लगी थी। उस बुक का नाम भी था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1। हमारे सब्जेक्ट का नाम भी यही था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1। वीपी मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई किताब थी, वो बेहतरीन राइटर वीपी मिश्रा, काफी बुजुर्ग थे, वो हमारे कॉलेज में ही घूमते थे, मतलब आते जाते रहते थे। तो वीपी मिश्रा जी की लिखी हुई बुक थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, काफी सारे कॉलेजेस में चलती है वो, इवन आईआईटीज के अंदर भी वीपी मिश्रा चलती है। तो वीपी मिश्रा का जब पहला पन्ना मैंने देखा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर था। सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का नाम था। एपी 1 पेज में खत्म, जीपी 2 पेज में खत्म, और एचपी शुरू हो गया था, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। खैर आपको इसकी बात नहीं करनी है तो यू आर फॉर्चुनेट कि जेई एडवांस के अंदर भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कोई खास बात नहीं होती, एक आधी जगह पर बता दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई आप जेई एडवांस की तैयारी करोगे आगे जाकर के फ्यूचर में ड्रॉप लेके या साथ के साथ या लक्ष्य में जाकर के अगले साल, तो अगर एडवांस पर तैयारी आप करते हो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नाम आपको सुनने को मिलेगा, एक आधा हो सकता है कहीं यूज होता हुआ उसका मिल जाए, अदरवाइज एपी जीपी तो यूज होती है अच्छे से, ठीक है। तो एपी और जीपी दोनों ही सीक्वेंसेस की बात कर रही है, दोनों ही सीरीज की बात कर रही है। कैसी दिखती है ये सीरीज, आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जिनके बीच में डिफरेंस फिक्स्ड हो, फिक्स्ड डिफरेंस के साथ आगे बढ़ने वाली, फिक्स्ड डिफरेंस के साथ। अब मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा इसकी, कोई पूछे सर एपी की आप इंग्लिश में डेफिनेशन क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली नहीं लिखवाऊंगा भाई, मुझे आपको इसका मतलब बताना है, मुझे आपको मैथ थोड़ी पढ़ानी है। फिक्स्ड डिफरेंस के साथ बढ़ती सीरीज, ठीक है। सीरीज किसकी? वैल्यूज की। सीरीज ऑफ वैल्यूज फिक्स्ड डिफरेंस के साथ जब बढ़ रही होती है उसको एपी बुलाते हैं। और सर जीपी किसको बुलाते हैं? जब फिक्स्ड रेशियो के साथ बढ़ रही हो, डिफरेंस नहीं, वहां रेशियो की बात आती है, यहां डिफरेंस की बात आती है, वहां रेशियो की बात है। दोनों की बातें करेंगे, एक एक सवाल भी दोनों पे करवाऊंगा और खत्म करूंगा इसको। ये कोई बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज फिजिक्स में है नहीं, लेकिन आ जाए तो फिर ऐसा ना हो कि आपको चीज आती ना हो, तो इसलिए करवानी पड़ती है। एपीजीपी भी करवाई जाती है। तो पहली टर्म को ए बोलते हैं, ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, नाम ही इसका फर्स्ट टर्म है। पहली टर्म इज ए, ठीक। इसमें जब कुछ डी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? डी जुड़ेगा, तो यह बनती है ए प्लस डी, यह बनती है सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, ठीक है। अब फिक्स्ड डिफरेंस के साथ आगे 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 वाली टर्म्स आपको मिलती जाएंगी, यानी कि ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, चलता जाएगा ऐसे आगे हटा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस पहली बार जुड़ा, फिर डबल ऑफ डिफरेंस जुड़ा, फिर ट्रिपल ऑफ डिफरेंस, ऐसे करते 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 ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल आता है कि भाई लास्ट टर्म के साथ क्या होगा? फिर
जो फाइनल टर्म बोलते हैं, जो लास्ट टर्म बोलते हैं, उसका क्या होगा? बोलते हैं उसके साथ ए प्लस एन डी नहीं, ये गलत है, क्योंकि एन आपका फर्स्ट से थोड़ी स्टार्ट हुआ है। आपका जो डी है वो पहले से थोड़ी शुरू हुआ है, पहले में तो वो 0 था ना, तो 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 करते करते जो लास्ट टर्म होगी वो n-1 लिखी जाती है, n-1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि पहले टर्म सिर्फ ए है, वहां डी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर पहली टर्म डी होती, डी के साथ इस्तेमाल हुआ होता, तब एन डी लेते, तो एन डी लेंगे, n-1 इंटू डी लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई भी nth टर्म हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट टर्म ही है। ऐसा मत समझना कि ये लास्ट ही टर्म है, ये कोई nth टर्म हो सकती है, तो इसको आप nth टर्म के नाम से जानते हो, और ये निकालनी आती है ना, ये निकालनी आती है। डिफरेंस कैसे निकलता है? डी कैसे निकलता है? डी, तो डी बोले तो डिफरेंस, डी की फुल फॉर्म है डिफरेंस। ये कैसे निकलता है? कुछ नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, किसी भी दो टर्म्स को, आगे पीछे वाली को माइनस कर दो। सेकंड टर्म क्या है सर? ए प्लस डी है, और माइनस कर दो ए से ए कट गया, क्या आ गया? डी आ गया, डी फॉर डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंस पता कर सकते हो। 1 2 3 तो आपको कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, अभी क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन करके देख लेंगे हम, ठीक है। तो nth टर्म के लिए क्या करते हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी करते हैं, और ऐसा ही आता है फिर सम, यह भी जरूरी है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स कब आएगा? जब आप ए को ए प्लस डी में जोड़ रहे हो, फिर ए प्लस 2d में जोड़ रहे हो, ये जोड़ रहे हैं सबको जोड़ते 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 चले जा रहे हैं, तो आपको लेना पड़ता है एस nth, एसएन बोलते हैं इसको, है ना, nth टर्म, या एसएन भी बोल सकते हो आप इसको। तो एसएन क्या होता है? एसएन क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? किसी को याद है? पढ़ा हुआ आप सबने, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। एसएन क्या होता है? हाँ, देखता हूं चैट ऑन करके कि भाई जिंदा हो गए नहीं तुम, बहुत देर से चैट ऑन करी नहीं है ना, तो एक बार बताओ मुझे, एसएनथ देखा हुआ आपने? एसएन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला देखा हुआ है? हाँ वाह 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 वाह, कह रहे एसएन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स। वाह वाह बेटा वाह, शाबाश। कुछ बच्चे आंसर दे रहे, लेकिन कुछ बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं। कह रहे सर एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। अरे भाई फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला पूछ रहा हूं, फॉर्मूला। देख, मैंने जो अपनी जिंदगी में फॉर्मूला याद किया है एसएन का, वो 2a प्लस n-1, वो वाला तो मुझे पता है, वो नहीं। एक फॉर्मूला ये है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम कर दो और n/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है ये, मैं यही लगाया करता था। फर्स्ट टर्म ली, लास्ट टर्म ली, प्लस करी और n/2 से मल्टी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम है, ठीक है। एक आधा सवाल देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे कि ये आई 3 6 9 12 दर, ठीक है। तो बताइए आप 30th टर्म कैसे आएगी? फाइंड द 30th टर्म, यानी A30 निकालना है आपको। A30 फॉर्मूला क्या होता है बेटा? an का, यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या करोगे? a प्लस n-1 इंटू डी के लिए क्या करोगे? पुट करोगे यार, पुट करोगे और कुछ नहीं। a क्या है? पहली टर्म इज 3। n कितना है? 30 टर्म्स की बात हो रही है, यहां पे n भी 30 डाला हुआ है, तो 30-1, और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 6 में से 3 माइनस कर दे तो 3 ही आएगा, ठीक है। कुल मिला के कितना आ गया? जल्दी से निकालो। 30-1 29 हो गया, 29 इंटू 3 कितना होता है? 29 30 87 हो गया, 87 हो गया, 87 87 में 3 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30th टर्म क्या है? 90 है। 30th टर्म क्या है भाई? 90 है। डन। फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स बताओ। मैंने आपको बताया ही हुआ है, मेरे लिए तो ये फॉर्मूला है 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 30/2
फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है। हाँ, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म 90 है। ओके, 15 इंटू 93, बस आंसर आ जाएगा निकल के। 15 इंटू 93, जो भी आंसर निकल आएगा, मतलब कर लेना इसको सॉल्व आप, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको, आप कर लेना, ठीक है। जीपी पे आ जा, जीपी पे आ जा। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है कॉमन रेशियो निकलता है इसमें। क्या निकलता है बेटा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को आर पुकारते हैं, जैसे वहां पर कॉमन डिफरेंस निकल रहा था उसको डी बुलाते हैं, या कॉमन रेशियो निकलता है इसको आर बुलाते हैं। अब ये रेशियो कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कॉमन रेशियो आएगा पीछे वाली टर्म माइनस आगे वाली टर्म, पीछे वाली टर्म माइनस आगे वाली टर्म, यानी सेकेंड टर्म ऊपर रखने का और डिवाइड कर देने का किससे? फर्स्ट टर्म से, ठीक है। पीछे वाली टर्म ऊपर और पहले आगे वाली टर्म ऊपर, पीछे वाली टर्म पीछे, मतलब नीचे, डिवाइड कर देने का, ठीक है, डिवाइड कर देने का। एक 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 बना के दिखाता हूं आपको सीरीज। जैसे पहला मान लो ए है, तो दूसरा होगा ए आर, तीसरा होगा ए आर स्क्वायर, फिर होगा ए आर क्यूब, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आर 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 का बढ़ोतरी होता जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीमेंट होता जाएगा। और लास्ट वाला जो होगा, यानी कि जो nth टर्म होगी आपकी, ठीक है ना, वो होगी ए आर की पावर n माइनस 1। याद रखना n+1 नहीं, n माइनस 1, क्योंकि पहले वाली में आर नहीं आया, आर खुद एक आगे से आया है, तो वहां से एक कम, ए आर n माइनस 1। यहां से आपको मिलेगी जो आपकी nth टर्म है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में nth टर्म जो आती है वो ए आर n माइनस 1 आती है, ए आर n माइनस 1 आती है। आपने इसको 10th में पढ़ा था? मेरे ख्याल नहीं पढ़ा होगा 10th में, बबू ओपी ने करा दिया था 10th में, मुझे लगता है शायद आपने पढ़ा होगा 10th में, आई डोंट थिंक सो। अभी चैट ऑन करके पूछ लूंगा मैं आपसे कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। एक बार सम और देख लेते हैं, सम और देख लेते हैं। देखो, सम ऑफ nth टर्म्स पूछी जाती है बेटा, एसएन पूछा जाता है। जैसे एन है ए आर n माइनस 1, ऐसी सम होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये सम ऑफ nth टर्म्स है। थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूला कभी मॉडिफाई भी करना पड़ता है, 1 माइनस आर भी करना पड़ता है कभी कभी, वो डिपेंड करता है रेशियो कैसा है, पर इतनी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो मैथ्स में पढ़ लेंगे, मैथ वाले। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी याद होंगे बेटा, मतलब तभी यूज कर पाओगे, ठीक है। ए आर n माइनस 1 और यहां से आएगा ए आर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, ठीक। तो फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम भी, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले चेक करो ये जीपी है भी कि नहीं। अरे जीपी चेक तो कर लो, क्या पता एपी निकले ये। तो एक बार सीरीज देखो, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, क्या ये जीपी है? सर हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। 6/3 कर, बाद वाला माइनस, बाद वाला डिवाइड पहले वाला कर, कितना आ रहा है निकल के? सर 2 आ रहा है, 2। अच्छा, बाद वाला डिवाइड पहले वाला कर, अच्छा 12/6 कर, मतलब अच्छा ठीक है, तो ये भी 2 आ रहा है, वाह भाई वाह। बाद डिवाइड बाय पहला, बाद डिवाइड पहला 2 आ रहा है, वाह भाई वाह। क्या कॉमन रेशियो निकल के आ रहा है? यस, दैट इज 2। तो कॉमन रेशियो इज 2। आर आपका क्या निकल के आया? 2 आया। एक दो को चेक करके देख लो, यही होता है, एक दो को चेक करके देख लेते हैं कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। तो आर आ गया आपका 2, ए आपका 3 है, ये आपका ए है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि 10th टर्म निकालो, यानी A10 बोला गया है ना। और an क्या होता है? अब ये बताया था ए आर n माइनस 1, है ना, फॉर्मूला यही है, ए आर n माइनस 1। कर दो भाई पुट, ए को 3 पुट करेंगे, आर को 2 पुट करेंगे, और n माइनस 1, n क्या है? 10 है, तो 10 माइनस 1 हो, सर ये तो 9 आ गया पावर में। हां आ गया, तो क्या हो गया? 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 9 बार आपको करना पड़ेगा, उससे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये होगी आपकी 10th टर्म, ये आएगी आपकी 10th टर्म। तो फाइंड 10th टर्म, इस फॉर्मूले से निकल के आ गई। अब बात करते हैं सम का। तो सम ये फर्स्ट हो गया। सम के लिए क्या करोगे बेटा? एसएन का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ। सर ए
आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। आया याद है ना? आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। कर लो फिर जल्दी से इसको पुट। a क्या है? a है सर 3, r क्या है? r है सर 2, n कितना बोल रखा है सर? 10 बोल रखा है, माइनस वन डिवाइड बाय 2 माइनस वन, तो ये 3 आ गया। हां 2 माइनस वन तो 1 ही होता है, तो 2 की पावर 10 क्या होगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके माइनस वन कर देना है आपको। ठीक है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 10 पुट करी और आंसर निकाल लिया 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, तो इस तरीके से सम निकल करके आता है। ठीक है, वैसे बता दो एक बार, जीपी पढ़ा था क्या आपने 10th में? जीपी पढ़ा था क्या 10th में? जीपी 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 पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? जीपी पढ़ा था क्या? पढ़ा था जीपी? है जीपी पढ़ा था? अच्छा, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, कुछ कह रहे हैं हाँ पढ़ा था, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सिमिलर सा ही है यार, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज आपको बताता हूं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। सपोज करो कि कभी आपको इनफाइनाइट जीपी दे दी गई। ओ माय गॉड सर, व्हाट इज इनफाइनाइट जीपी? इनफाइनाइट जीपी का मतलब है जैसे आपको दे दिया 1, उसके बाद आ गया मान लो 2, उसके बाद कुछ भी ले लेते हैं 4, फिर 8, करते 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 कह रहे खत्म ही नहीं हो रही, इंफिनिटी तक है। तो आपसे बोलेगा कि सम निकालना इंफिनिटी का, तो वो क्या होता है? सुन, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर या r माइनस वन, वो डिपेंड करता है कि r कैसा है आपका। ठीक है ना? तो ये काम आएगा बेटा फिजिक्स में, ये स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि काम आता है फिजिक्स के अंदर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको काम आएगा। a क्या है? a 1 है। 1 माइनस आर कैसे निकालोगे? r कैसे आएगा? बाद वाला डिवाइड बाय पहले वाला, बाद वाला डिवाइड बाय पहले वाला इज 2। ठीक है, तो 1 माइनस 2। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 क्या होगा? -1 होगा। यानी आप हैरान हो जाओगे सुन करके, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आप इंफिनिटी तक इनका सम देखना चाहते हो तो वो सम -1 आएगा। अब ये मत पूछना भाई मुझसे कि कैसे आता है, ये आता है बस, आता है बस, -1 आता है। अब आप खुद सोचो कि सर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आता है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आता है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आता है। ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक जोड़ देंगे, हाँ तो -1 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। मैं क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं, फिजिक्स वाले के हाथ बंधे हुए हैं भाई, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, ये भी चेक कर लेना कॉमन रेशियो क्या आ रहा है जीपी के हिसाब से। कॉमन रेशियो घट भी सकता है, बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, कॉमन रेशियो का जरूरी नहीं कि वो बढ़ेगा, वो घट भी सकता है। ठीक है, होमवर्क है आपका कि जितना आज कराया है ट्राई अगेन, और सिंपल चीजें हैं, नई चीजें डेफिनेटली है, लेकिन सिंपल चीजें हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको इसको हजम करने में। ठीक है, हजम करने में आपको मुश्किल नहीं होगी ये चीजें, क्योंकि ठीक है नई चीजें हैं लेकिन आसान चीजें हैं। तो छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो करने तो पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लॉग करेंगे। ठीक है, काफी चीजें हमने आज कवर कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लेक्चर बचा लिया है हमने, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो ठीक भी है। जितना लास्ट ईयर मुझे याद है अलजेब्रा मैंने 1 घंटे का भी नहीं लिया था, 1 घंटे से भी कम टाइम में मैंने खत्म कर दिया था। आज 1.5 घंटा लेकर के हमने 2 लेक्चर के बराबर का कंटेंट पढ़ लिया, और इतना ही पढ़ा जितना काम आता है। बाइनोमियल पढ़ लिया, एपीजीपी पढ़ लिया, और अपना अलजेब्रा पढ़ लिया। ये 3 चीजें मोटी मोटी पढ़ ली, और ट्रिगो भी करी है हमने शुरू में। ठीक है ना, तो काफी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।